फॉर्मूला सफल साबित हुआ है। एम यानी कि महिला, वाई यानी कि यूथ। बिहार में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं चलेगा और जनता ने नकार दिया है और बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया है। तो बिहार में MY का फॉर्मूला सफल साबित हुआ। महिलाओं को और यूथ को प्रधानमंत्री ने क्रेडिट दिया। तो बिहार ने जंगल राज को नकार दिया है, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। तो बिहार में कुछ दलों ने MY फॉर्मूला बनाया था। आज का नया फॉर्मूला M यानी कि महिला, Y यानी कि यूथ है। ये नया फॉर्मूला विकास की बात करते हुए MY फॉर्मूले के साथ में जनता के बीच में NDA उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के फॉर्मूले पर प्रचार किया और उसका सीधा फायदा NDA को मिलता हुआ भी नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 31 रैलियां हुई थी, जिसमें से 29 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विकास को इस जीत का क्रेडिट दिया, महिलाओं को, यूथ को इसका क्रेडिट दिया और कहा कि महिलाओं और यूथ ने NDA को जिताया है, सफल बनाया है और जनता का आभार भी व्यक्त किया। तो ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया था। एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। महाबहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। बिहार की चुनावी लड़ाई में जनता ने विपक्ष के जाति फॉर्मूले को नकार दिया और विकास वाले एजेंडे ने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक एक बार फिर से साबित हुआ है। सीएम योगी के प्रचार और सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा है, तो वहीं अखिलेश और राहुल की कोशिश एक बार फिर से फेल होती हुई दिखाई दी। बिहार में तेजस्वी यादव का दांव बेअसर हुआ है और फिर नीतीश सरकार की राह साफ हुई है। इन सबके बीच में बिहार की सियासी बाजी में यूपी के 27 वाले संदेश की आहट भी सुनाई दी। अब सवाल यह है कि बिहार का जनादेश, यूपी में 27 का संदेश, इसी पर आज की महाबहस। और आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत आपका। भुवन जोशी है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रवक्ता है रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में संजय जी आप ही के साथ में करूंगी, लेकिन उससे पहले हम महाबहस के सवालों पर बात करते हैं। जाति पर वोट नहीं, मोदी योगी का तोड़ नहीं, अखिलेश राहुल फेल, विकास ने बिगाड़ा विपक्ष का खेल।
बिहार का जनादेश, यूपी में 27 का संदेश। तो आज की ये सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी महाबहस रहने वाली है, और एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास में चलते हैं। संजय जी, आप ही के साथ में शुरुआत में मैं करूंगी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है, लेकिन ये जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा? देखिए, बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने बेहतर भविष्य को चुना। उन्होंने ड्रीम्स के बजाय डिलीवरी को चुना, और डिलीवरी जो है वो लगातार स्थिर सरकारों के कारण आती है, वो विकास को दर्शाती है। और इसीलिए ईमानदार नेतृत्व जो विकासवादी सरकार को चलाती है, लोगों को सुरक्षा देती है, और सुरक्षित भविष्य के लिए लोग उस सरकार पर भरोसा करते हैं। ये इस बार के बिहार के जनादेश का संदेश है, और ये साफ संदेश है कि जनता अब ऐसे डरावने सपने देखकर अपने आप को विचलित नहीं करना चाहती है। छोटा बच्चा भी अगर उसको कोई डरावना सपना आता है तो वो नींद से उठकर बैठ जाता है। इन सरकारों का काम, विपक्षी दल के सरकारों का काम जंगल राज का एक बुरे सपने की तरह था, और किसी भी प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि ऐसे अराजकतावादी जो जमानत पर रिहा हो, अपराध का जिनका रिकॉर्ड हो, जंगल राज लाने वाले हो, महिलाओं की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करते हो, ऐसे राजनीतिक दलों की राजनीति में वापसी के खिलाफ बिहार की जनता ने जाति के बंधन को तोड़कर, समाज के बंधनों को तोड़कर आगे निकलकर वोट दिया है। और निश्चित से यही संदेश है कि विकासवादी राजनीति होनी चाहिए, आगे बढ़ता हुआ प्रदेश जिसमें भविष्य सुरक्षित हो और ईमानदार लोग नेतृत्व के लिए आगे आए। ये करके इस बार एनडीए की सरकार ने दिखाया है, और मुझे लगता है कि यही संदेश उत्तर प्रदेश में भी अब आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी जाति के जो MY के समीकरण बनाकर हर चुनाव दर चुनाव नए प्रयोग करते हुए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। विपक्ष वो नैरेटिव नहीं चल रहा। निश्चित रूप से ईमानदार नेतृत्व जो विकास के आधार पर सरकार को आगे ले जाए, लोगों को सुरक्षा दे, अपराधियों पर नियंत्रण करे। लेकिन संजय जी, मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के? नीतीश कुमार? नहीं, निश्चित रूप से एनडीए इसका निर्णय करेगा, और पहले ही अमित शाह जी कह चुके हैं कि मोदी की जगह और नीतीश कुमार की जगह इस समय वैकेंट नहीं है, और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से उनका संदेश पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भुवन जोशी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भुवन जी, अखिलेश यादव ने तो SIR पर ठीकरा फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। अब आप भी इसी पर बात करेंगे या कुछ नया है आपके पास? अमनदीप जी, जो देश ने देखा है बिहार चुनाव से, क्या देखा? बिहार चुनाव में ये देखा कि गठबंधन धर्म को कैसे निभाया जाता है, ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी से सीखा जा सकता है। बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत करते हुए अगर कोई नेता दिखे तो माननीय अखिलेश यादव जी दिखे हैं। और इसमें एक जो संदेश साफ छुपा है, अभी मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी सुन पा रहा था, जो आज मग्न है जीत में, और होना भी चाहिए, जीत के बाद मग्न होना सही है, लेकिन हमें अपने भूत से सीखना चाहिए, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। और जब ये भूत की बात जब आती है तो 2024 में पता चला होगा, पूरे देश ने देखा था, प्रदेश ने देखा था, कैसे 400 पार की हवा निकली, कैसे 80 के 80 की पार की हवा निकली, और वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में निकला, जिसने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम करा और भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी सरकार को बनाने का काम करा। आज संदेश इंडिया गठबंधन के साथ है कि क्यों अब देश और प्रदेश चाहता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व क्यों नहीं माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप दिया जाए, जिनके पास पीडीए का मंत्र है, जिनके पास सामाजिक न्याय। लेकिन जहां जहां पर अखिलेश यादव ने प्रचार किया था, जो रैलियां उन्होंने की थी, वहां पर भी कुछ फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आप यहाँ पर नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी का कोई कैंडिडेट ना होने के बाद भी अगर पसीना बहाया तो इसलिए बहाया कि गठबंधन का धर्म कहता है। ये देश और प्रदेश उनसे सीखेगा। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है? आप बार बार आप लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी आप SIR का जिक्र कर देते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए, वो तो कह रहे नाम ही बदल दिया है, विकास रख लिया है।
आपको नहीं लगता कि आत्ममंथन की जरूरत है? देखिए अमनदीप जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, 31 ईयर का मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये बिल्कुल राइट समय है कि इंडिया गठबंधन का अगर नेतृत्व संयोजक अगर किसी को बना दिया जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी को बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का साहस और जिनके पास पॉलिसीज है इसके लिए वो केवल अखिलेश यादव जी के पास है। तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के अन्य राज्यों में भी मतलब राहुल गांधी पर आप भी सवाल उठा रहे हैं? मैं राहुल गांधी का सवाल नहीं उठा, मैं कह रहा हूं कि किसने 80 के 80 सीटों की हवा निकाली, किसने 400 पार की हवा निकाली, किस राज्य ने और किसके नेतृत्व में निकला, ये देश और प्रदेश समझ गया है। और उसके पीछे पीढ़ी की जो भावना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, इस लड़ाई को कोई ईमानदारी से लड़ा है पूरे देश और प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी है। उनके नाम पर अगर सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग बनाते हैं, मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में जहां चुनाव होगा वहां पर भी हम भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकेंगे और उत्तर प्रदेश में तो हमारी जिम्मेदारी है ही। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में है रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, बीजेपी की एनडीए की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विकास की बात यहाँ पर की थी, पहले हमने यूपी में देखा कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता ने वोट दिया था। क्या लग रहा है अब आपको बिहार में भी वही चीज नजर आ रही है कि अब जाति से उठकर लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये चुनाव जातियों से बाहर निकला है, बल्कि जातियों में जकड़ा रहा है। और आपने पहला सवाल करा कि मैं किस नजरिए से देखता हूँ, नजरिया तो पहला यही आएगा कि अनएक्सपेक्टेड चुनाव है। आप जैसे हमारे जैसे पत्रकारों का जो शुरू से समीक्षा जब कर रहे थे तो इतना तो किसी ने नहीं सोचा था। ये था कि हाँ, नेट टू नेट फाइट रहेगी और एनडीए अंततोगत्वा चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी, इतना तो हम आकलन कर रहे थे। 150 पार भी कोई नहीं मान रहा था, लेकिन 200 पार हो जाता है। अभी चमत्कार करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस जीत को जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, वो अस्वीकार कर रहा है, वो मान नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ हुआ है या कहीं धांधली हुई है, इस तरीके की वो लोग मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, विपक्ष को अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस पे मंथन करना चाहिए। क्योंकि पूरा चुनाव हमने देखा है, जमीन पे ये लोग कम लड़े हैं और बल्कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे थे। पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा था, ना कि सत्ता पक्ष वालों से लड़ रहा था। और इसके बावजूद भी बिहार की जो स्थिति आज धरातल पे है वो किसी से छिपी नहीं है। रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है, महंगाई का तो है ही मुद्दा, हर जगह पलायन का मुद्दा है। उन मुद्दों को भी इंडिया गठबंधन ने टच करा। ये भी कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हमको देंगे। मतलब अब इतना अप्रत्याशित चीजें लग रही हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी भी नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बस सुशासन चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। मुझे जहां तक लगता है ये चुनाव, ये जिस तरीके से प्रचारित करा गया कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर का आखिरी चुनाव साबित होगा, आखिरी चुनाव कहा जाएगा, तो ये सहानुभूति मुझे जहां तक लग रही थी पूरी जनता में। चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है। कांग्रेस के अंदर और बड़ा विभाजन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई बिहार में प्रचंड जीत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और क्या कहा, एक बार सुनाते हैं आपको। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा
घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। अंशु जी, मैं इसी पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बहुत बड़ी बात कर दी गई है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है, जल्दी विभाजन होने वाला है। देखिए, बिहार के जो परिणाम हैं, जिस तरीके से हम वहाँ कैंपेन कर रहे थे, हमारे नेताओं के कैंपेन में भीड़ जुड़ रही थी और उसके बाद जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल इतर हैं। तो निश्चित तौर से ये आश्चर्यजनक है और चुनाव में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जनादेश कहीं ना कहीं पीछे मतलब के साथ न जाकर इस तरीके से एनडीए के साथ खड़ा हो, क्योंकि चुनाव बिल्कुल लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जो साइलेंट चुनाव था और जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा था, तमाम वहां के बिहार के दूसरे मुद्दे थे, तो हमें पूरा भरोसा था कि कहीं हमें इसका फायदा मिलेगा, परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से उनकी जो सीटें हैं ये दर्शाता है कि ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक दलों के साथ नहीं था, इसमें प्रशासनिक मशीनरी भी शामिल थी जिसका दुरुपयोग हुआ है। चुनाव आयोग का भी एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये बातें तथ्यों के साथ साबित भी हुई हैं, भले ही परिणाम उनके पक्ष में है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा पूरे भरोसे से और विश्वास से कि ये प्रधानमंत्री जी का जो भाषा शैली है कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस के आंतरिक मामलों में उनकी जो टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और वो उनका अहंकार है। ठीक है, चलिए इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ संजय चौधरी जी से। लेकिन आज मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जब उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो हमें ये पक्की तरह से भरोसा हो जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होने वाली है। और आज के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें देखा कि पिछली बार तो 19 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास में, लेकिन अब तो 6 पर सिमट कर रह गए आप लोग। अंशु जी, देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो गठबंधन है राजनीतिक दलों के साथ साथ इसमें प्रशासनिक मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि शुरुआत से ही बिहार के चुनाव में षड्यंत्र रचा गया एसआईआर के नाम पर, ठीक है, वोट काटे गए। आप 65 लाख वोट काटते, ठीक है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व सही हाथों में नहीं है, अखिलेश जी अगर नेतृत्व करेंगे तो वहां पर भी जीत होगी। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? अखिलेश जी अगर बिहार में नेतृत्व कर रहे होते तो ये तो अखिलेश जी और उनके प्रवक्ता इस बारे में बता सकते हैं। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और महागठबंधन जब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो हमारे गठबंधन में निश्चित तौर से वो बड़ी पार्टी है, तो बिल्कुल वो नेतृत्व करेंगे। बिहार के विषय में अगर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं तो उस बारे में वही बोल सकते, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये जरूर है कि आज अगर मोदी सरकार अल्पमत में है, यानी कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की हैं, अगर उसके पीछे किसी की मेहनत है तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी उनकी मेहनत है। नहीं तो 300 सीटों से और 240 पे आना ये तो प्रधानमंत्री जी के लिए खुद के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी उनकी जो अहंकार की भाषा है, ठीक है आज जीत है, जीत में चलिए सरकारी मशीनरी पर आप सवाल उठा रहे थे, संजय चौधरी इसका जवाब देंगे। संजय जी, एक सुधार कर दीजिएगा। मैंने कहा था महागठबंधन, मैंने कहा था इंडिया गठबंधन, आपने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश। ठीक है, चलिए उस पर भी मैं उनसे रिएक्शन ले लूंगी, पहले संजय जी को सुन लेते हैं। संजय जी, देखिए बहुत आपकी जो है बहस है आज, मुझको लगता है कल ये उत्तर प्रदेश के अखबारों के पहले पन्ने पर छाने वाली है कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व करता है राहुल गांधी, वो नेतृत्व के लायक नहीं है
और समाजवादी पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को राहुल गांधी को उनकी अकर्मण्यता के आधार पर हार दर हार कगार पर पहुंचाने के कारण इसका नेतृत्व राहुल गांधी से हटाकर अखिलेश यादव को दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता का जिस प्रकार का रिएक्शन है और वो उसे स्वीकार ही कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा है ठीक है, एक राजनीतिक दल उसके साथी उसके नेतृत्व पर अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो हार के बाद ये मांग कर रहे हैं कि उस गठबंधन का नेतृत्व करने वाला अगर हटाकर दूसरा नेतृत्व दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी हार उस गठबंधन की भी है और उसके नेता की भी है और नैतिक रूप से उन्हें इस हार के स्वीकार करना चाहिए और अपने साथियों की बात पर अमल करते हुए नेतृत्व से इस्तीफा देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जब जब जिस चुनाव में किया है, लोग उन्हें भाजपा का स्टार प्रचारक के रूप में जानते हैं। जब जब वो चुनाव में आते हैं भाजपा को बढ़िया जीत दिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी राजनीति जो है वो प्रामाणिक आधार पर नहीं की है। वो चुनाव दर चुनाव उनके मुद्दे बदलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी आते हैं तो वो बसपा के साथ आते हैं, कभी आते हैं समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, कभी आते हैं तो कहते हैं कि हम महिलाओं को ज्यादा आरक्षण देकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे करेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हैं। कभी आते हैं तो SIR की बात करते हैं, कभी आते हैं सरकारी मशीनरी पर आपका क्या कहना? वो सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने दुरुपयोग किया है। देखिए, मुझे लगता है कि जब हर व्यक्ति हर चुनाव में नया मुद्दा लेकर आता है तो इसीलिए जो हारते हैं इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन ऐसे आरोप जनता, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है और जनता अपने निर्णय से ऐसे राजनीतिक दलों के गैर महत्वपूर्ण बयानों को खारिज करती है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जैसे ये बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट ले आए थे कि, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में जनता ने दिखा दिया कि वास्तव में जनता के साथ जनता भी अगर कभी गलत निर्णय करती है तो उस पर पुनर्विचार करती है, अपने निर्णय को पुनरीक्षित करती है। और यही पूरे देश ने देखा है कि एक बार सीटें कम हुई लेकिन उसके बाद अगर 6 विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो किस प्रकार के देश की जनता ने उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर की है। निश्चित रूप से जब हारते हैं तो संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं देश के हित में काम कर रही हैं। यही कहते थे कि HAL जो है वो एकदम घाटे में चला गया, जो SBI है वो घाटे में चली गई, ऐसी संस्थाओं LIC घाटे में चली गई, लेकिन आज वो सर्वाधिक लाभ पा रही हैं, सर्वाधिक ठीक है, भुवन जोशी जी को सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे कहते हैं, वो खरा नहीं उतरता। भुवन जोशी जी का एक सबमिशन आ गया, मैं उस पर जवाब दे देता हूँ पहले। हाँ, भुवन जी को सुन लें। ठीक है। देखिए, संजय भाई को बड़ी चिंता हो गई कि इंडिया गठबंधन में कौन नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी को बड़ी चिंता है कि कांग्रेस में क्या होने वाला है। दरअसल इनको दूसरे को घरों में झांकने की बड़ी जल्दी रहती। इस पर मेरा कुछ एक स्पष्टीकरण ये है। एक तो ये कि बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वो RJD कर रही थी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी वहां पर नेतृत्व नहीं कर रहे थे। बिहार में हम जो चुनाव लड़ रहे थे वो RJD तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर लड़ रहे थे। इसमें मैं भुवन जोशी जी को भी शामिल करता हूं, वो भी इस बात को सुने। उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव हम गठबंधन में लड़ेंगे तो उसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी करेंगे। वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात कर रहे थे, बाद में उन्होंने क्लियर किया। अपनी बात पूरी कर। अगर बिहार में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे आप बताइए कि इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पार्टी की है? 2027 की जो सफलता लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में 19 सीटों से 6 सीटों पर सिमट जाना कांग्रेस का, ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मुझे बताइए ना, 2024 में अगर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा और प्रधानमंत्री जी 300 सीटों से 240 पर खिसक के चले गए तो ये उपलब्धि किसकी है? अगर वाकई में क्षेत्रीय दलों के साथ हमारा और अच्छा सामंजस्य, हम पहले उन चीजों को समझ लेते तो आज हम सरकार में होते। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, ये तो सर गलत बात है ना। जब आप लोग जीत जाते हैं तो फिर आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। जहां पर आप लोगों की हार होती है वहां पर आप EVM पर भी सवाल उठाते हैं, वहां आप SIR पर भी सवाल उठाते हैं, और फिर तो आप लोग तमाम तरह के सवाल उठा देते हैं। बीजेपी ऑलरेडी ये सवाल कर रही है, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अब बिहार में अगर चुनाव हम हारे हैं
हाँ। बिल्कुल नो डाउट हम उसके शेयर होल्डर हैं, पार्टनर हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो परिणाम आएंगे उसके हम पार्टनर होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर किसी राज्य का चुनाव हारते हैं, बिहार का चुनाव हारे, तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की कैसे हो सकती है? चलिए ठीक है, ठीक है। एक वक्त की कमी मेरे पास में एक फाइनल रिएक्शन मुझे सभी से लेना है और शुरुआत भुवन जोशी जी आप ही के साथ में करूंगी। फाइनल कमेंट आपका। राजनीति में स्कोर से कभी भागा नहीं जा सकता। हाँ। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और अपने सहयोगियों को सहयोग देने के लिए हम सारी बाउंड्री को तोड़ के बिहार में प्रचार करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, रमेश ठाकुर जी एक फाइनल कमेंट आपका। इंडिया गठबंधन देखिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस को कोई कितना भी कोसे, हाँ। लेकिन वो हार के इतनी हार चुकी है, उनको कोई गम नहीं है। कितनी भी हार उनके ऊपर हो जाए कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस अपने जो गलतियां है ना वो सुधार नहीं रही है। कहाँ गलतियां हो यानी रही कि हैं? जैसे आपने आत्ममंथन की जरूरत है और यहाँ पर आपने कहा कि हार इतना ज्यादा हार चुकी, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया तो उसमें कहा कि अब पश्चिम बंगाल जीतेंगे और साथ ही अब उत्तर प्रदेश की जीत से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। महाबहस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।